जापान के ओकिनावा द्वीप पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम ओगीमी है। इस गांव के लोग बहुत लंबा और खुशहाल जीवन जीते हैं। यहाँ के बुजुर्ग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, जैसे कि उन्होंने जीवन का कोई खास रहस्य जान लिया हो। ओगीमी के लोग इकिगाई के सिद्धांत पर चलते हैं। इकिगाई का मतलब है जीवन का उद्देश्य या वह चीज जिसके लिए आप सुबह उठते हैं। इस पुस्तक में हम जानेंगे कि इकिगाई क्या है और इसे अपने जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है। हर किसी का इकिगाई अलग होता है। किसी का इकिगाई संगीत हो सकता है, किसी का खाना बनाना और किसी का दूसरों की मदद करना। इकिगाई को खोजने के लिए आपको अपने दिल से ये 4 सवाल पूछने होंगे। मुझे क्या पसंद है? मैं किसमें अच्छा हूँ? दुनिया को किसकी ज़रूरत है? मुझे किसके लिए पैसे मिल सकते हैं? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं तो आपको आपका इकिगाई मिल जाता है। यह पुस्तक आपको इकिगाई खोजने में मदद करेगी और आपके जीवन को खुशहाल बनाएगी। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं और अपने इकिगाई को खोजते हैं। हम में से कौन है जो स्वस्थ और मीनिंगफुल जिंदगी जीना नहीं चाहता? अगर इसका कोई राज है तो ओकिनावा आइलैंड पर उसका खुलासा भी हो जाता है। ये दक्षिणी जापान का एक द्वीप है। यहाँ 100 साल की उम्र पार करने वाले लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है और इसका रहस्य है इकिगाई। जापानी भाषा के हिसाब से इसका मतलब निकलता है जीने की वजह या काम करने की प्रेरणा। इसे आप अपने पैशन, स्किल्स, प्रोफेशन और सामाजिक जिम्मेदारी का निचोड़ भी कह सकते हैं। ज्यादातर जापानियों का मानना है कि हर किसी के पास उसकी एक इकिगाई यानी डेस्टिनी होती है और उनका जन्म इसे पाने के लिए होता है। कुछ लोग अपनी इकिगाई जल्दी ढूंढ लेते हैं, जबकि कुछ को इसमें समय लगता है। अगर आप भी इसी कैटेगरी में हैं तो कोशिश जारी रखिए, क्योंकि एक दिन आपको अपनी इकिगाई जरूर मिलेगी जो आपके लिए सुबह उठने की वजह बनेगी। इसलिए ओकिनावा के लोग अपने हर काम को बहुत मेहनत और ध्यान से करते हैं। लेखकों को ओकिनावा की किसी पेंट ब्रश फैक्ट्री में एक महिला मिली। उसने सारी जिंदगी ब्रश में एक एक बाल को परफेक्शन के साथ जोड़ना सीखते हुए लगा दी और अब वो बड़ी सफाई और एक्सपर्टाइज के साथ अपना काम करती है। इकिगाई लंबे जीवन का रास्ता बनाती है। यानी अगर आपने जॉब को अपना इकिगाई बनाया है तो आपको रिटायरमेंट का ख्याल ही नहीं आना चाहिए। और अगर किसी तरह की हॉबी आपकी इकिगाई है जिससे आपको खुशी मिलती है तो उसे कभी छोड़िए मत। ओकिनावा के लोग इस नियम का पूरी तरह पालन करते हैं और इस वजह से उम्र के आखिरी सालों तक एक्टिव रहते हैं। अगर उनको जबरन रिटायर कर भी दिया जाता है तो वो व्यस्त रहने के कुछ न कुछ तरीके ढूंढ ही लेते हैं, जैसे कि गार्डनिंग या कोई सामाजिक गतिविधि इत्यादि, और इस पक्के इरादे की वजह से उनको फायदा भी मिलता है। वहाँ 100 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों पर की हुई स्टडीज ये बताती हैं कि इन लोगों में दिल की बीमारियों या डिमेंशिया की दर बहुत कम होती है। आगे आप पढ़ेंगे कि किस तरह एक्टिव माइंड आपको लंबी जिंदगी देता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम लाइफ में फ्लेक्सिबल हों, बिल्कुल गीली और कच्ची मिट्टी की तरह जो किसी भी आकार में ढल जाती है, या पानी की तरह जिसका कोई शेप नहीं होता। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरना नहीं चाहिए। बेस्ट बनने के लिए और अपना फलो खोजने के लिए हमें नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ फलो का मतलब है पैशन। शॉर्ट में इसका मतलब होता है अपने काम को अपना ही एक हिस्सा मानना। कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढें जो थोड़ा चैलेंजिंग हो, एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको उस पर फोकस करने के लिए मजबूर कर दे, इस तरह जैसे कि कुछ और मायने रखता ही ना हो। अपना फलो अचीव करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं और उसे कैसे करना है, आप उसे कितनी अच्छी तरह से कर रहे हैं और वो आपको किस ओर ले जा रहा है। कोई ऐसी एक्टिविटी ना चुने जिसे करना बहुत मुश्किल हो, नहीं तो वो आपको बर्बाद कर देगा। और वो इतना आसान भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। आपके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए। अपनी एक्टिविटी पर इस कदर ध्यान लगाएं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें और उसमें गलतियां करने की गुंजाइश कम हो जाए। ये आपके थॉट्स और लाइफ को बहुत ऑर्गेनाइज्ड बना देगा। याद रखें कि मल्टीटास्किंग करना हमेशा अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं बनाता है। सिर्फ एक चीज़ पर पूरा ध्यान लगाना आपका समय बचाता है और आप सिर्फ उस काम पर फोकस करना सीख जाते हैं। तकुमीस एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है कारीगर। ये लोग किसी एक ही फील्ड में बहुत ज्यादा कुशल होते हैं।
उनकी कारीगरी इतनी कमाल की होती है कि उसकी बराबरी करना मुश्किल है, और इसका सिर्फ एक ही कारण है। वो हमेशा अपने इकिगाई के साथ फॉलो करने का इम्पोर्टेंस समझते हैं। वो अपने औजारों के साथ ऐसे काम करते हैं जैसे वो उनका दोस्त हो। टोयोटा एक ऐसा ब्रांड है जो बड़े रूप में कारीगरों को काम पर रखता है और उन्हें कंपनी के सबसे इम्पोर्टेंट लोगों की तरह ट्रीट किया जाता है। जापानी रिटायर होने के बाद भी अपने पैशन को फॉलो करते रहते हैं। वो घर की चार दीवारी में बंद होकर नहीं रहना चाहते। वो खुद को हमेशा बिजी रखने में विश्वास करते हैं, और तो और वो बिल्कुल आलसी नहीं होते। उन पर हर काम को डिटेल में करने की धुन सवार रहती है। इसलिए ये जानकर आश्चर्य नहीं होता कि स्टीव जॉब्स को जापान बेहद पसंद था। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो सोनी कंपनी के मालिक एकियो मोरिटो के दोस्त थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उन्होंने एप्पल को बनाने में सोनी के कई मेथड्स का इस्तेमाल भी किया था। माइकल जैक्सन के अलावा स्टीव जॉब्स एकियो के दूसरे फेवरेट अमेरिकन थे। वो एक दूसरे को इस हद तक पसंद करते थे कि वो बिजनेस पार्टनर बन गए और अपने प्रोडक्ट्स को और अच्छा बनाने के लिए हमेशा एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर किया करते थे। स्टीव के दूसरे पसंदीदा जापानी थे युकियो शकुनगा, जो एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, एचू सेटो याकी। ये एक तरह का पोर्सलेन होता है, चीनी मिट्टी के बर्तन, जो विशेष रूप से शकुनगा द्वारा बनाया जाता था। स्टीव उनकी कलाकारी के फैन हो गए थे और अक्सर उनसे चाय का कप खरीदा करते थे। ये देखने के लिए कि ये शानदार और बेहतरीन पोर्सिलेन आता कहाँ से आता है, उन्होंने टोयामा का दौरा करने का मन बनाया था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। उनकी डेथ के बाद शकुनगा ने उनकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया। उसने 150 चाय के कप बनाए। उसे बनाने में उसने कोकुयो या काला शीशा का इस्तेमाल किया और उनमें से बेस्ट 12 को चुनकर स्टीव के फैमिली को भेजा। जापानी पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के फील्ड में सबसे एडवांस्ड देश के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहाँ के ज़्यादातर लोगों अपने काम को हाथों से करना पसंद करते हैं। आमतौर पर ये काम सिंपल होते थे, लेकिन इनमें बहुत डिटेल और कारीगरी की ज़रूरत पड़ती थी। एक बार एक कारीगर था जिसे टोमैगो यानी पतले ऑमलेट बनाने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया क्योंकि खाना बनाना उसका इकिगाई था। वो किचन में अंडे बनाते बनाते बोर ही नहीं होता था, क्योंकि वो काम उसे बहुत सेटिस्फैक्शन देता था। ये काम उसका फलो था जिसे उसने बर्तनों की मदद से हासिल किया था। हालांकि जापानी नई नई टेक्नोलॉजी बनाने में माहिर हैं, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि मशीन इंसान का दुश्मन ना बन जाए। इसके बजाय उनका मानना है कि इंसान और मशीन को साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करना चाहिए। घिबली एनिमेशन स्टूडियो के डायरेक्टर हयाओ मियासाकी वो नाम है जिन्होंने एनिमेशन द्वारा एक जंगल में जान डाल दी, पेड़ों को फेलिंग्स दे दी और पक्षियों को एक रोबोट फ्रेंड दे दिया। हालांकि कंप्यूटर ने ये सब कुछ बहुत आसान कर दिया था, लेकिन वो फिर भी चाहते थे कि उनकी टीम सब अपने हाथों से ड्रा करे। ऐसा इसलिए ताकि एनिमेटर्स कंप्यूटर का इस्तेमाल ना करके अपने हाथ से ड्रा करके अपना फलो अचीव कर सकें। घिबली स्टूडियो में लगभग सारे प्रोडक्शन प्रोसेस में ट्रेडिशनल टेक्निक को यूज किया जाता था। मियासाकी हर संडे अपना फलो और इकिगाई को एंजॉय करने में बिताते थे। रिटायर होने के बाद भी उन्होंने ड्राइंग करना बंद नहीं किया। अपने पैशन को छोड़ देना इतना आसान नहीं होता। इकिगाई कैसे काम करता है, शायद हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमें अपना इकिगाई नहीं मिल जाता, लेकिन अपने पर्पस को खोजना और जिस चीज़ से हमें प्यार है उसे मरते दम तक करते रहना बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। अगर आप मन को सुकून देने वाले किसी काम में व्यस्त रहते हैं तो खुद के लिए इससे अच्छा गिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इस काम में आप सब कुछ भुलाकर पूरी तरह से डूब जाते हैं। आपको लगता है ये काम आप सारी जिंदगी कर सकते हैं। ये काम कुछ भी हो सकता है, जैसे कुकिंग, पेंटिंग या स्कीइंग, और इस तरह की एक्टिविटी आपको एक लंबा जीवन जीने में मदद कर सकती है। इस खुशी के एहसास को साइकोलॉजिस्ट मिहाली चिकजेंत-मिहाली ने फ्लो का नाम दिया। ये ऐसी अवस्था है जहां आप किसी काम में इस तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दूसरी कोई बात, चिंता, परेशानी का आप पर कोई असर ही नहीं होता। यहाँ तक कि आपको समय का एहसास भी नहीं रहता। आपने कभी किसी बच्चे को उसके मनपसंद खिलौने के साथ देखा है, या किसी पेंटर को पेंटिंग करते हुए?
इनको इस बात से कोई मतलब ही नहीं रहता कि आसपास क्या चल रहा है। बजाय विलासिता का जीवन जीने के जितना संभव हो सके, इन खुशियों को अपनी जिंदगी में जगह दीजिए। अगर आप बोरियत दूर करने के लिए सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हैं, तो उसकी जगह कोई ऐसी हॉबी बना लीजिए जो आपका और समाज का भला करे। फ्लो वाली अवस्था आपको बहुत से कामों में मिल सकती है। लोगों के पास अपने अपने तरीके होते हैं। लोग चेस खेलकर, म्यूजिक में और यहाँ तक कि किताबों में भी अपने लिए फ्लो ढूंढ लेते हैं। इससे मन को ही नहीं बल्कि दिमाग को भी बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि आप देर तक एक ही चीज में खोए रहते हैं और उल्टे सीधे विचार आपके दिमाग को घेर नहीं पाते। आपका इकिगाई यानी आपके जीवन का उद्देश्य ही आपको फ्लो की स्टेट देगा। और अगर इसके बाद भी कुछ कमी रह जाती है, तो कोई ऐसी हॉबी डेवलप कर लीजिए जो इस कमी को पूरी कर दे। आपके काम में थोड़ी मुश्किल या चैलेंज होना जरूरी है। अगर आपका काम आसान होगा तो आप जल्दी ही बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर काम बहुत मुश्किल होगा तो भी आप थककर जल्दी ही उसे छोड़ देंगे। इसलिए अपना कैलिबर पहचान कर शुरुआत कीजिए। अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो ऐसी भाषा चुनिए जो थोड़ी आसान हो और आपको इंटरेस्टिंग लगती हो। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो उसे अपग्रेड कीजिए। इस तरह आप भी फ्लो की स्टेज में पहुंच सकते हैं। ओकिनावा के लोगों के पास आपको देने के लिए बहुत सी अच्छी एडवाइस हैं। आपने कुछ अच्छी बातें पढ़ ली हैं, लेकिन इसमें और भी कुछ ऐड किया जा सकता है। लंबा जीवन बहुत लोग जी रहे हैं, पर आप अपना जीवन इनसे बेहतर कैसे बना सकते हैं? ओकिनावा के लोग जो 100 साल पूरे कर चुके हैं, वे आपको कुछ और टिप्स देते हैं। पहली सलाह ये है कि आप बेफिक्र होकर जीना शुरू कीजिए और हर किसी का अभिवादन करने की आदत डालिए। भले ही आप लोगों को न जानते हों, उनसे मुस्कुराकर और दिल खोलकर मिलिए। उनका मानना है कि इस तरह आप बहुत से दोस्त बनाते हैं। आप बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। जब आप बुजुर्ग होने लगते हैं तो भी इनसे मेलजोल बना रहता है और आप कभी अकेलापन महसूस नहीं करते। इस तरह आपका दिल हमेशा युवा बना रहता है। वे यह भी समझाते हैं कि जिन चीज़ों को आप बदल ही नहीं सकते, उनकी चिंता करके भी क्या होगा, बल्कि आपका तनाव बढ़ता ही रहेगा। मान लीजिए आप अपने करियर से खुश नहीं हैं। इसकी चिंता में घुले रहने पर आप अपनी परफॉर्मेंस खराब ही करेंगे। इससे बेहतर ये होगा कि आप कोई नई स्किल सीखकर अपने करियर को एक नई दिशा दें। ओकिनावन अच्छी आदतें डालने की सलाह भी देते हैं। सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है। कुछ समय तक आपको इसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, लेकिन एक दिन आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। इसके फायदे इतने हैं जिसे गिनना मुश्किल है। लेकिन अगर आप 1 घंटा जल्दी उठ जाएं, तो सोचिए इतनी देर में कितना काम निपटा सकते हैं। आप सुकून से अपनी चाय का मजा ले सकते हैं, गार्डन और घर को संवार सकते हैं, अपनी हॉबी को टाइम दे सकते हैं। ओकिनावा के लोग ये भी मानते हैं कि उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की एक वजह यह है कि वो अपना हर काम खुद करते हैं। सब्जियां उगाते हैं, खाना बनाते हैं, घर की सफाई करते हैं। दोस्ती और अपनेपन के रिश्ते को ये लोग सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं। इस वजह से अपने पड़ोसियों से घुल मिलकर रहते हैं और रोज उनके साथ समय बिताते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है जो हमें ये जानने में मदद करती है कि उम्र को आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो जाए, लेकिन ये हमारा स्ट्रेस तो कम करता ही है। ये हमारे लाइफ को ईजी और कंफर्टेबल बना देता है। टेक्नोलॉजी ने हमें जो आराम दिया है, उसके कारण हमें मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज करने की जरूरत है, और इन दोनों को साथ में किया जाना चाहिए। जब आपका माइंड हेल्थी होगा तो आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। हमें चीज़ों को पॉजिटिव रूप से देखने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। इससे हमें अपने इमोशंस को ठीक से हैंडल करने में मदद मिलती है। आप अपने आसपास की चीज़ों के प्रति नेगेटिव फीलिंग से खुद को बचा कर रख पाएंगे। कॉलिंस हेमिंगवे और शोलोमो ब्रिजनिट्स के अनुसार लोगों से बातचीत करके नई जानकारी और ज़्यादा नॉलेज हासिल करने से और ऐसा काम करने से जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आपको डिप्रेस होने से बचाता है। यहाँ तक कि 20 की उम्र में भी ब्रेन में हमारे न्यूरॉन्स की एज बढ़ने लग जाती है। इसलिए अपने माइंड को एक्टिव रखने के लिए मेंटल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और अपनी जानने की इच्छा को कभी ख़त्म ना होने दें और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की इच्छा को जगाए रखें। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग बहुत जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। ज़्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम्स स्ट्रेस की वजह से होते हैं। ये हमारे सेल्स के स्ट्रक्चर और हेल्थी सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है
है जिसकी वजह से हम समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। साइकोलॉजी प्रोफेसर हॉवर्ड एस फ्राइडमैन के अनुसार थोड़ा स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा होता है। जो लोग स्ट्रेस का लेवल लो बनाए रखते हैं वो उन लोगों की तुलना में जो रिलैक्स्ड, अनहेल्थी लाइफस्टाइल और जल्दी रिटायर होने वाले लोगों से काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक जीते हैं। फिजिकल एक्टिविटी ना करने से मस्कुलर और रेस्पिरेटरी फिटनेस कम हो जाती है। हालांकि स्ट्रेस कुछ हद तक फायदेमंद है क्योंकि ये हमें किसी भी प्रॉब्लम से उभरने के लिए चैलेंज करता है, लेकिन हमें किसी भी प्रॉब्लम की तरफ अपने रिएक्शन को ठीक से हैंडल करने की प्रैक्टिस करनी होगी। हमें दुनिया के इस शोर से खुद को घबराया हुआ, कंफ्यूज्ड, चिंतित और आसानी से स्ट्रेस का शिकार होने वाला इंसान बनने से बचाना होगा। याद रखना, आपके सामने जो सिचुएशन है उसके प्रति आपका जो एटीट्यूड होता है, स्ट्रेस उस वजह से आता है। जो लोग चीज़ों को पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं वो अपने इमोशंस को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा और बॉडी स्कैन करना चाहिए। हमें सभी जानते हैं कि लंबी उम्र का एक राज फिजिकल फिटनेस भी है। ये बॉडी के साथ साथ आपके माइंड को भी रिलैक्स करता है। अगर आप जापान के हारा हाचीबू डाइट को फॉलो नहीं कर सकते तो आप रेडियो तासियो, योगा, ताई ची या क्यूआई गोंग द्वारा अपनी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। कई तरह के स्टडी ने ये साबित कर दिया है कि 30 मिनट तक बैठे रहने से हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म 90% स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी का वो प्रोसेस है जो पहले खाने को ब्रेक करता है और फिर उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसका ये मतलब हुआ कि अगर आपको हर रोज़ घंटों तक बैठकर टीवी देखने की आदत है तो आपकी नसों में ना जाने कितना कोलेस्ट्रॉल जमा होता जा रहा है। अगर आप सिर्फ 5 मिनट के लिए भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने लगेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म वापस नॉर्मल हो जाएगा। आप इसे ऑफिस में भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप रेडियो तासियो कर सकते हैं जिसमें सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं। रेडियो तासियो का बेसिक आइडिया है अपने आर्म्स को सर के ऊपर की तरफ बढ़ाना। इसके लिए आपको किसी एक्सरसाइज इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे आसानी से घर या ऑफिस में कर सकते हैं। 5 मिनट के इस एक्सरसाइज में आपको सीधे खड़े होकर अपने हाथों को स्ट्रेच करके अपने सिर के ऊपर तक ले जाना है, फिर उन्हें नीचे लाकर रिपीट करना है। रिपीट करते समय हाथों को नीचे लाते वक्त आप उन्हें अपने चेस्ट पर फोल्ड भी कर सकते हैं या उन्हें फिर से उठाने से पहले क्रॉस की पोजीशन में ला सकते हैं। जापान दुनिया के उन देशों में से एक है जिसका ट्रेडिशन और कल्चर बहुत रिच है, उनके खाने से लेकर उनके रिलीजियस बिलीफ तक। जापान में सब शिंतो धर्म को मानते हैं। ये धर्म बहुत सारे भगवान और आत्माओं में विश्वास रखने वाला धर्म है। शिंतो ये बताने पर फोकस नहीं करता कि सही क्या है और गलत क्या है। इसके बजाय उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हर इंसान में इस रिचुअल के माध्यम से स्पिरिचुअल एनर्जी होनी चाहिए। उनका मानना है कि नेचर की भी अपनी आत्मा होती है। आपको उनका सम्मान करना चाहिए, उसे दोस्ती करनी चाहिए ताकि आपके पास भी सिर्फ अच्छी चीजें आए। ये हमें नेचर से जुड़ना सिखाती है। ओकिनावा में इन रिवाजों के लिए लड़कियों की एक खास जगह है। कहा जाता है कि लड़कियां स्पिरिचुअली ज़्यादा ऊपर होती हैं। ऐसा माना जाता है कि यूता नाम की लड़कियां वो हैं जिन्हें खास चुना गया है और जो इन ट्रेडिशनल रिचुअल्स के माध्यम से आत्माओं से बात कर सकती हैं। ओगिमी में ज़्यादातर लोगों के अपने गार्डन हैं। ओगिमी विलेज ऑफ लॉन्जिविटी के नाम से फेमस है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ की एक बड़ी पॉपुलेशन 80 साल की उम्र से ऊपर है। इस उम्र में भी वो बहुत एक्टिव होते हैं। वो हमारी तरह सोफे पर पड़े पड़े टीवी नहीं देखते। ओगिमी के लोगों की एक मान्यता थी मोई, जिसका मतलब है भाईचारा, एक दूसरे के साथ खड़े रहना, एक दूसरे को सहारा देना। ये लोग धूमधाम से त्योहार और उत्सव मनाने के शौकीन होते हैं। इन्हें नाचना गाना सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है। ये काम की वजह से परेशान या निराश नहीं होते। ये काम को खुद पर हावी नहीं होने देते। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने काम को एंजॉय करते हैं और उसे करने का उनमें बहुत जोश और उमंग होता है। उनका काम ही उनका पैशन है। वो मिलनसार होने में और अच्छे रिलेशन बनाने में विश्वास करते हैं। मोई के मेंबर्स ज़्यादा चिंता नहीं करते, न वो किसी काम को ख़त्म करने की जल्दबाजी में रहते हैं। वो खुद को स्ट्रेस से दूर रखते हैं। शायद इसलिए वो एक लंबा और अच्छा जीवन जीते हैं। जापानी अपने कुकिंग स्किल्स के लिए भी जाने जाते हैं। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उनका बोल इतना छोटा क्यों होता है।
है ना? इतने थोड़े से खाने से उनका मन कैसे भर जाता है? मन तो छोड़ो, इससे उनका पेट कैसे भर जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका गोल है अपने पेट को ज्यादा नहीं भरना। हारा हाचिबू या 80% रूल का यही कॉन्सेप्ट है। ओकिनावा के लोगों ने इसे अपनाया था और वो खाने के बाद मीठा नहीं खाते थे। वो अपने बॉडी में कैलोरी की मात्रा को कम रखते थे क्योंकि उनका मानना था कि एक लंबे जीवन जीने का ये एक सीक्रेट है। ओकिनावा के खेत नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जैसे टोफू, मिसो, ट्यूना, गाजर, प्याज, स्वीट पोटैटो, जैस्मिनिटी से भरपूर होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमें यंग बनाए रखने में और बीमारियों से बचाने में मदद करता है। इसलिए ओकिनावा के लोग अपनी उम्र से छोटे लगते थे और बीमारियों से बचे रहते थे। सुपरफूड के कॉन्सेप्ट ने भोजन के बारे में लोगों की सोच बदल दी है। जापानी भोजन में भी ऐसे काफी आइटम होते हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है ग्रीन टी। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। स्टडीज से यह सामने आया है कि ग्रीन टी उम्र बढ़ाने में बहुत मदद करती है। ग्रीन टी के पत्तों को हवा में सुखाया जाता है। इसे फर्मेंट भी नहीं किया जाता। इस वजह से इसके पोषक तत्व और ऑक्सीडेंट नष्ट नहीं होते। ग्रीन टी बैड कोलेस्ट्रॉल कम करती है, ब्लड शुगर लेवल और खून का बहाव सही रखती है और इन्फेक्शन से भी बचाती है। ओकिनावा के लोग इसमें जैस्मीन मिलाकर इसके फायदे और बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से हार्ट और इम्यून सिस्टम मजबूत बनते हैं। लेकिन ग्रीन टी सबको अच्छी नहीं लगती। आप इसकी जगह व्हाइट टी ले सकते हैं। ये ग्रीन टी से भी ज्यादा फायदेमंद होती है। ये तो हुई बेवरेज की बात। खाने में शिक्वासा नाम का सिट्रस फ्रूट वहाँ बहुत पसंद किया जाता है। इसका जूस इतना खट्टा होता है कि इसे आप बिना पानी मिलाए नहीं पी सकते। इसमें नोबिलेटिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये नींबू और संतरे जैसे फलों में भी पाया जाता है, पर शिक्वासा में नोबिलेटिन की मात्रा संतरे से 40% तक ज्यादा होती है। ओकिनावा में इसे बहुत से व्यंजनों में डाला जाता है और बेक करके भी खाया जाता है। आप भी एकदम से इसे खाने की आदत नहीं डाल पाएंगे। इसकी जगह आप ब्रोकली, सैमन, स्ट्रॉबेरी, एप्रिकॉट जैसी दूसरी हाई ऑक्सीडेंट वाली चीजें खा सकते हैं। शरीर को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है, फिर भले ही वो हल्की फुल्की वॉक ही क्यों ना हो। आप ऐसे किसी बुजुर्ग से जरूर मिले होंगे जिनके एनर्जी लेवल और जिंदा दिली पर उम्र का कोई असर नहीं नजर आता। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि वो अपने जीवन में शारीरिक रूप से एक्टिव रहे हों। असल में शरीर का गतिमान रहना जरूरी है और इसके लिए हैवी एक्सरसाइज करने जैसा कोई नियम नहीं है। कम से कम ओकिनावा के लोगों को देखकर तो ये बात यकीन से कही जा सकती है। ये लोग अपने आस पड़ोस में घूम लेते हैं, अपने गार्डन की देखभाल करते हैं और तो और कैरोके बार के भी मजे लेते हैं। यानी बजाय किसी हैवी एक्टिविटी के ये नियमित रूप से किसी न किसी हल्की एक्टिविटी में खुद को लगाए रहते हैं। अगर फिर भी आपको इसके फायदा पर यकीन नहीं है तो मॉडर्न साइंस के नजरिए से समझ लीजिए। साल 2014 में मेडिकल रिसर्चर ब्रिजिट शुल्ट ने एक रिसर्च की। इसमें पाया गया कि अगर आप दिन भर बस बैठे ही रहते हैं तो आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। कुर्सी पर बस आधे घंटे तक बैठे रहने के बाद ही मेटाबॉलिज्म धीमा होने लगता है, फैट का डाइजेशन प्रभावित होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल घट जाता है। लेकिन अगर हर आधे घंटे के बाद आप सिर्फ 5 मिनट भी चल फिर लेते हैं तो ये सब ठीक होने लगता है। इसके बाद भी ऑफिस में बैठकर काम करने वाले ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। ओकिनावा के लोगों के जीवन में रेडियो टाइसो भी शामिल है। ये और कुछ नहीं, सामान्य वार्म अप ही है। इसे सुबह कुछ देर या दिन भर किसी भी वक्त किया जा सकता है। ये लोग ज्यादातर स्कूल, ऑफिस या घर के आसपास किसी जगह पर इकट्ठा होकर ग्रुप्स में इसे करते हैं। पहले इसे रेडियो पर भी प्रसारित किया जाता था, इस वजह से इसके नाम में रेडियो जुड़ गया। अब ज्यादातर लोग टीवी से या ऑनलाइन कनेक्ट होकर इसमें शामिल होते हैं। इसमें बहुत आसान सी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे नॉर्मल स्ट्रेचिंग, जोड़ों के मूवमेंट इत्यादि। यानी चाहे आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज ही करें, पर इसे नियमित रूप से करना है। इन लोगों का यही कॉन्सेप्ट है। लोगोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो लोगों को उनके जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद करती है। इसका मतलब है कि हमें यह समझना चाहिए कि हम वास्तव में क्या बनना चाहते हैं और उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने लोगोथेरेपी की शुरुआत की, ने अपने परिवार के कुछ सदस्यों को युद्ध में खो दिया था, लेकिन अपने परिवार से फिर मिलने की इच्छा ने उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भी जीवित रखा। एक बार एक पॉलिटिशियन थे जो अपनी नौकरी से खुश नहीं थे।
विक्टर ने उन्हें समझाया कि वे अपने काम से प्यार नहीं करते, इसलिए निराश हैं। उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़कर अपने पसंद का काम किया और बहुत खुश हुए। एक औरत थी जिसने अपने बेटे को खो दिया था और आत्महत्या के बारे में सोचने लगी थी। विक्टर ने उसे समझाया कि उसका जीवन उसके दूसरे बेटे के लिए महत्वपूर्ण है। उसने जीने का नया उद्देश्य पाया और खुश रहने लगी। एक डॉक्टर जो अपनी पत्नी की मृत्यु के दुख से उबर नहीं पा रहे थे, विक्टर से मिले। विक्टर ने उन्हें सोचने को कहा कि अगर वे पहले मर जाते तो उनकी पत्नी कैसे इस दुख को सहन करती। डॉक्टर को समझ आया और उन्होंने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया। मोरिटा थेरेपी कहती है कि हमें नकारात्मक विचारों को छोड़ देना चाहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। नाइकन थेरेपी सिखाती है कि हमारी समस्याओं का कारण दूसरों की नहीं बल्कि हमारी अपनी जिम्मेदारी है। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य खोजकर उसी पर ध्यान देकर खुशी और संतुष्टि पाना चाहिए। जीवन को पूरी तरह जीना और अपने मकसद की खोज करना महत्वपूर्ण है। जीवन समस्याओं का हल नहीं बल्कि खुलकर जीने का नाम है। हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग होता है, लेकिन इसे ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। सकारात्मकता बनाए रखें, ब्रेक लें और खुद से प्यार करें। अपने पैशन को जानें और उसका पालन करें। असफल होने पर हार न मानें, बल्कि धैर्य से आगे बढ़ें। जीवन के हर पल को आशीर्वाद समझें और खुश रहें। मुझे उम्मीद है यह बुक समरी आपको अच्छी लगी हो। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन बेहतर बने। धन्यवाद।